वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम सिर्फ डिफिनेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, कुछ कंसेप्ट के बारे में समझेंगे, कुछ ऐसे डेली एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। जैसे मैं अभी बता देता हूं कि अभी रिस्पायरेशन जो हो रहा है वहां में भी केमिकल रिएक्शन यूज हो रहा है। क्या आप मानोगे? डाइजेशन के दौरान भी हमारा क्या होता है? केमिकल रिएक्शन यूज होता है। आयरन पे रंग लग जाना हमारा क्या होता है? केमिकल रिएक्शन यूज होता है। हम अपने डेली लाइफ में दर्जनों केमिकल रिएक्शन देखते हैं बट समझते नहीं हैं। मैं आपको एक डेंजरस बात बताता हूं कि ये चैप्टर जो होता है पूरी केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर है और बेस मजबूत करने वाला चैप्टर है। अगर ये चैप्टर्स आपको समझ में नहीं आएगा तो आने वाले जो चैप्टर्स हैं, चाहे वो लाइक एसिड बेस एंड साल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, और हमारा जो लाइफ प्रोसेस होता है वो भी हमारा क्या हो जाता है? कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा। और मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं ना, यहाँ से अपना इस चैप्टर से अपना मार्क लूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होती है, बैलेंस करना गलत हो जाता है, साथ में कंसेप्ट को नहीं और किसी भी चीज को थ्योरी को रट्टा मार के रट्टा मारते हैं, इसलिए उनको कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री जो होती है वो रटने वाली चीज नहीं है, कंसेप्चुअल है। अगर अब तक आप कंसेप्ट को समझोगे नहीं तब तक आपको आगे वाली जितने भी टाइम्स जितने भी हमारे टॉपिक्स है वो क्लियर नहीं होगा। तो ये एक अच्छा चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, बेस को मजबूत करने वाले चैप्टर्स हैं। आपको अगर आपको बेस स्ट्रॉन्ग लगे आपको तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक से हमारा क्या है कि केमिकल चेंज होता क्या है। केमिकल चेंज मतलब होता है केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन मतलब होता है चेंज। चेंज मतलब होता है कि हमारी इनिशियल क्या था, इनिशियल हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या थी, पहले हम छोटे थे फिर आज के टाइम में बहुत बड़े हो गए, तो कहीं ना कहीं बीच में जो टाइम के साथ में चेंज आया ना वही हमारा क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। परिवर्तन, परिवर्तन ही क्या होता है? हमारा चेंज हमारा क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। किसी भी बॉडी को किसी भी बॉडी में ट्रांसफर हो जाना हमारा चेंज कहलाता है और ये हमारा ये क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो देखो चेंज क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ मैटर। मैटर जो होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो जाता है। और उनका कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब होता है क्या है? वो जिस चीज से मिलकर बने हैं। आई मीन मेरा कहने का ये मतलब है जैसे वाटर होता है ना, वाटर के पार्टिकल में H2O होता है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, तब भी उनके पार्टिकल में क्या होता है? H2O होता है। अगर H2O में चेंज आ रहा है तब भी देखो चेंज परिवर्तन आएगा, चाहे स्टेट में आए, उनके अवस्था में आए, चाहे उनके कंपोजिशन में आए, चेंज आएगा। और वो अपने मैटर को चेंज करेंगे तो वही हमारा क्या कहलाता है? चेंज कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। ये दो टाइप्स को होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है हमारा क्या? केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? जिसके सिर्फ स्टेट में चेंज आए, सिर्फ उसकी अवस्था में चेंज आए, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड में सिर्फ चेंज आ जाए, उनके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है, उसे बोलते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? जिनके कंपोजिशन में चेंज आता है, जैसे वाटर के पार्टिकल H2O है, आगे जाके वो किसी और के फॉर्म में चेंज हो गए, H2O के फॉर्म में नहीं किसी और के फॉर्म में चेंज हो गए हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? वहां पे केमिकल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो चेंज टू टाइप्स होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? जिनके यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है। यहाँ पे फिजिकल चेंज में मैंने भी बताया उनके केमिकल कंपोजिशन में दे हैव नो एनी चेंजेस। यहाँ पे चेंज क्या आता है? इनमें चेंज सिर्फ आता है यहाँ पे शेप में, साइज में, और कहाँ पे? फिजिकल स्टेट में चेंज आता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो चेंज इन फिजिकल स्टेट लाइक शेप, साइज एंड हमारा क्या हो जाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी ये हो जाती है। आई मीन मेरा कहने का मतलब है आप यहाँ देखोगे जैसे कि वाटर जो होता है, वाटर वाटर जो होता है वो चेंज होता है आइस के फॉर्म में। वाटर जो होता है वो लिक्विड होता है, आइस जो होता है सॉलिड होता है। तो एक पहले लिक्विड से सॉलिड में चेंज हुआ, तब लिक्विड से सॉलिड में चेंज हुआ, अपनी स्टेट को चेंज किया, और अपनी स्टेट को चेंज करना मतलब हमारा क्या कहलाता है? चेंज कहलाता है। और फिजिकल चेंज, फिजिकल मतलब क्या होता है? अब मुझे बता, सब वाटर के पार्टिकल में भी H2O है और आइस के पार्टिकल में H2O है। इनके बिल्टअप कंपोजिशन दे हैव नो एनी चेंजेस। इनके बिल्टअप कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ स्टेट में चेंज आया है। जिनके सिर्फ स्टेट में चेंज आए, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक शेप, साइज, फिजिकल स्टेट में चेंज आया, उनके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज ना आए, वही हमारा क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्टअप मतलब कि ऐसे मान लेते हैं ये पदार्थ जिस चीज से मिलकर बना है, इन पदार्थ के जिस चीज से मिलकर बना है उसमें चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ इसके स्टेट में चेंज आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज हो जाएगा।
जाएगा। अगर बिल्टअप में चेंज आया तो जिस पार्टिकल से मिल्क बना है उस पार्टिकल में चेंज आया तो हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस एग्जांपल की बात कर लेते हैं, कटिंग ऑफ पेपर। एक पेपर लो, पेपर लेने के बाद क्या करो ना, उसको दो टुकड़े में डिवाइड करो। देखो ये भी टुकड़ा पेपर, ये भी टुकड़ा पेपर, तो इनका बिल्टअप में कोई चेंज नहीं आया तो हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस भी H2O होता है, मेल्ट करता है, वाटर के फॉर्म में जाता है, वो भी H2O होता है। तो इनके केमिकल कंपोजिशन में दे आर हैव नो एनी चेंजेस, ओनली कहाँ स्टेट में चेंज आते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। केमिकल चेंज क्या होता है, जिनके केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है और उनके बिल्टअप में, मतलब तो जिस चीज से मिलकर बने होते हैं उनमें चेंज आता है तो हमारा क्या कहलाता है, केमिकल चेंजेस कहलाता है। इनकी भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, लाइक शेप, साइज और फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है। देखो जैसे मान लेते हो, मान लो यहाँ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। हमने क्या किया, किसी भी चीज को बर्न कराया है, कि कोई भी चीज अगर बर्न करोगे केमिकल चेंज में आता ही है। मान लेते हमने कोयला को जलाया, कोयला को जब जलाओगे तो आपको लगेगा कोयला में क्या होता है, ऐसा कार्बन, कार्बन जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब बर्न कराओगे, O2 के प्रेजेंस में जब जलाओगे क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। कार्बन जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चेंज हुआ, क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। एक नई चीज बनी, एक नई चीज बनी और इनका बिल्टअप में चेंज आया, तो इस चेंज को हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। और इनकी स्टेट में, सर ये सॉलिड के स्टेट में था, ये गैस के स्टेट में, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारी क्या होती है, गैस की स्टेट में होती है। साथ में हमारी क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, साथ में क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी। लाइट जो होती है हमको सेंसिटिव के फॉर्म में नजर आएगा, लाइट जो होती है चमक के फॉर्म में हमको नजर आएगा। हीट जो होती है, फील करते हैं कि कोयला जब जलता है उसके पास जाकर बैठोगे तो हमको क्या है, गर्मी फील होगी। क्या होगी, घर वाले क्या करते हैं, ठंडियों के समय में कोयला को जलाते हैं तो क्या करते हैं, उनको थोड़ा सा राहत मिलती, गर्मी फील होती है, क्योंकि वहां से हीट, अलॉट ऑफ मात्रा में हीट निकलती है। अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जहां पे भी हीट निकल रही है, हीट बाहर निकल रही है, उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। यहाँ पे लिख देता हूं, जो हीट को बाहर निकालता है उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब होता है एग्जिट, एग्जिट करता है, थर्मिक मतलब होता है हीट को बाहर कर देता है, हमारा क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक कहलाता है। और सराउंडिंग से जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है उसे बोलते हैं इंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक। इंडो मतलब होता है इनर साइड, क्या इन, अंदर जाता है, कहा, थर्मिक मतलब होता है हीट, हीट को अंदर ले जाना हमारे क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक कहलाता है। तो कहीं ना कहीं इनके केमिकल कंपोजिशन में, बिल्टअप में चेंज आ रहा है और इनके शेप, साइज और फिजिकल स्टेट में भी चेंज आ रहा है। एग्जांपल बात कर लेते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, कॉम्बिनेशन ऑफ चारकोल। चारकोल का कॉम्बिनेशन, आई मीन मतलब चारकोल को, कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। याद रखना, नया प्रोडक्ट हमेशा कहाँ मिलता है, केमिकल चेंज में मिलता है। नया प्रोडक्ट सिर्फ केमिकल चेंज में मिलने वाला है। और इसी केमिकल चेंज को यहाँ पे मैंने लिखा है, ध्यान सुनना, प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज, जो केमिकल चेंज का प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। क्यों, केमिकल रिएक्शन क्या होता है पता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को क्या करोगे, कंबाइन करोगे और एक सिंगल प्रोडक्ट में टूटता है, वो नया परिवर्तन, नई प्रोडक्ट देता है, उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। नया प्रोडक्ट कहाँ मिल रहा था सर, केमिकल रिएक्शन इसमें, केमिकल चेंज में मिल रहा था, तो केमिकल चेंज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। आयन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। ये हमको फॉलो कब होते हैं, जब हमारा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, इतने चीज अगर हमारा फॉलोड हो रहे हैं तो हम चेक कर सकते हैं उनके लक्षण, जैसे होते हैं ना, किसी बीमारी के लक्षण पता चलते हैं तो आपको पता, डॉक्टर बता देता है कि ये आपको भी लक्षण है, हो सकता है ये रोग, आपको ये डिजीज हुआ हो। सेम टाइप के यहाँ पे भी है कि कुछ हमको रिएक्शन से पता चलते हैं, कि कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा उससे पता चलेंगे केमिकल रिएक्शन हुए हैं कि नहीं हुए हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्या चेंजेस आते हैं, परिवर्तन क्या आता है, किसमें परिवर्तन आता है, उसके बारे में देखते हैं। अभी बात किए थे परिवर्तन के बारे में, चेंजेस, केमिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंजेस क्या आता है, सबसे पहले बता दूं, चेंज इन कलर, कलर में चेंज आता है। मान लेते हैं कोई एक्वस सोल्यूशन ऑफ कोई भी चीज है, कोई भी हमारा कंपाउंड है, कोई सोल्यूशन दो, अब मैं उसमें क्या कर रहा हूं, एक दूसरे में जब मिक्स करूंगा, मिक्स करने पर उनके कलर में चेंज आ रहा है, उनके क्या है, कलर में चेंज आ रहा है, तब भी हमारा क्या हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, या बोल सकते हो केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं, क्योंकि केमिकल चेंजेस को ही केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। तो कलर में चेंज आना, रंग में परिवर्तन आना, फॉर्मेशन ऑफ प्रिटिसिपेट,
प्रिटिसिपेट क्या होता है, इनसॉल्युबल इन सॉलिड। इनसॉल्युबल इन सॉलिड मतलब अगर हम उनको पानी में घोलेंगे, वो घुलेंगे नहीं, नीचे जाके डेप्थ पे क्या करेंगे, बैठ जाएंगे। ऊपर के दो कंडीशन के लिए हमें एक रिएक्शन को करना पड़ेगा, तब आप एग्जैक्ट समझ पाओगे। अभी यहाँ पे देखो कि ऊपर का पहला बोल रहा है कि सर की चेंज इन कलर, कलर में चेंज आता है। दूसरा क्या बोलता है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, पार्टिसिपेशन को पीपीटी के फॉर्म में लिखते हैं, जो क्या होता है, इनसॉल्युबल इन सॉलिड होता है, जो पानी में घुलता नहीं है, नीचे जाके क्या करता है, बैठ जाता है। ये कब होता है, जब रिएक्शन के दौरान पे रिएक्शन हो जाता है तब पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे लिखा है विच इज फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद बेटा ये क्या होता है, फॉर्म होता है, बनता है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट लिया इन द फॉर्म ऑफ एक्वस, सिल्वर नाइट्रेट फार्मूला AgNO3 इन द फॉर्म ऑफ एक्वस, और साथ में लिया क्या, कॉमन सॉल्ट NaCl एक्वस सॉल्यूशन मैंने लिया एक्वस के फॉर्म में। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 साथ में क्या लिया, हमारा NaCl इन द फॉर्म ऑफ एक्वस में लिया, रिएक्शन कराया, क्या निकला हमें, सिल्वर क्लोराइड, क्या निकला, AgCl, साथ में क्या निकला, हमारा सोडियम नाइट्रेट NaNO3 निकला। अब तुम मुझे इतना बता दो, ध्यान सुनना, ये हमारा दोनों क्या है, कलरलेस सोल्यूशन है। क्या है, कलरलेस सोल्यूशन, कलरलेस सोल्यूशन है। जब इन दोनों में मैंने क्या किया, जब इन दोनों को मिक्स किया तो हमारा क्या निकला, AgCl, जो कि हमारा क्या होता है, पीपीटी होता है, इनडिसॉल्व इन वाटर होता है, नीचे जाके क्या करेगा, बैठ जाएगा। क्या करेगा, बैठ जाएगा। व्हाइट पार्टिसिपेशन, ये कौन सा कलर का होता है सर, व्हाइट कलर का होता है। कौन सा कलर का, व्हाइट पीपीटी होता है, जो नीचे जाके क्या करता है, बैठ जाता है। साथ में हमको ऊपर क्या नजर आता है, सोडियम नाइट्रेट, क्या नजर आता है, NaNO3 नजर आता है। अब मुझे ये बताओ सर, इस रिएक्शन के दौरान नया पार्टिसिपेशन का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे लिखा फॉर्मेशन ऑफ पार्टिसिपेट, और यहाँ पे क्या हुआ, कलर में चेंजेस आया। ये कलरलेस सोल्यूशन था, यहाँ पे व्हाइट पीपीटी नीचे में जाके नीचे बैठता हुआ नजर आया, तो कलर में चेंज हुआ। जिसके कलर में चेंज आए, जिसका पीपीटी का वाला पार्टिसिपेट का फॉर्मेशन आया, जो इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर में, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। पहले दो कैरेक्टरिस्टिक आपको क्लियर हो गए होंगे, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ पार्टिसिपेट, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ पार्टिसिपेट। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन होता है। गैस मींस पता है आपको, मैं आपको बताता हूं कि गैस में इवॉल्व होते हैं, जैसे कार्बन जो होता है, कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है, क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम बर्न कराएंगे तो इन डैजलिंग फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो कहीं ना कहीं आपको स्टेट में भी चेंज देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, गैस का। अब कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में रहता है, गैस के, मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट होता है कार्बन से मिलकर बना होता है। एक पेपर लेते हैं, पेपर को जब जलाओगे, पेपर जब जलेगा तो एक गैस ऊपर रिलीज होगी। क्या होती है, गैस ऊपर रिलीज होती है, क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन जो होता है ऑक्सीजन से मिलकर क्या करता है, जलाया और एक गैस से इवॉल्व किया। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का बाहर निकलना ऊपर की तरफ, साथ में चेंज इन फिजिकल स्टेट और उनके भौतिक अवस्था में चेंज आना, फिजिकल स्टेट में चेंज आना भी हमारा क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। अब भौतिक चेंजेस आना, भौतिक में, फिजिकल स्टेट में, वो हमारा फिजिकल चेंज में होता था, बट फिजिकल चेंज में हमारा कलर का चेंज नहीं होता था, फॉर्मेशन ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं होता था, गैस कोई इन्वॉल्व नहीं होती थी। गैस कब होती है, जैसे वो वाटर को स्टीम के फॉर्म में चेंज हो जाता था, लेकिन उनके कोई भी पार्टिकल्स चेंज नहीं होते थे। वहां पे भी H2O, यहाँ पे भी H2O थे, तो कोई दे हैव नो एनी चेंजेस, मेजर चेंजेस, लेकिन यहाँ पे मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इनके फिजिकल स्टेट में चेंज आना, एवोल्यूशन ऑफ गैस। उसके लिए देखो यहाँ पे मैंने कार्बन लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, साथ में हीट निकला, साथ में लाइट निकली। क्या निकली, लाइट। हीट जो होती है हमारे वजह से होता है, हमको फील करती है, गर्मी को क्या कहते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देती है। चेंज, अब यहाँ पे एक पॉइंट और बोल सकते हो सर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आना भी हमारा क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है। तो लास्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज आना क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो कार्बन जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या किया, जब इसको रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। क्या निकली, गैस। गैस निकली तो गैस ऊपर के डायरेक्शन में घूमेगी, क्योंकि वो हल्की होती है तो ऊपर के डायरेक्शन में मूव करेगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट बोल सकते हो सर, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, साथ में क्या हुआ, फिजिकल चेंज। देखो अब ये कार्बन जो है ना सॉलिड के फॉर्म में था, ये गैस के फॉर्म में था, और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली वो गैस के फॉर्म में निकली। तो कार्बन पहले सॉलिड के फॉर्म था, यहाँ पे किस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है।
तो ऐसे बोल सकते हो कि सर इनके चेंज आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, इनके फिजिकल स्टेट में भी चेंज आ रहा है। टेम्परेचर देखो, यहाँ पे कोई टेम्परेचर नॉर्मल था, रूम टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर पे चलाया गया, यहाँ पे हीट जलने के बाद जो हीट हमको मिली वो टेम्परेचर कहीं ना कहीं बढ़ा दिया। तो चेंज इन टेम्परेचर भी हमारा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है या केमिकल चेंज होता है। यहाँ पे लिखा है चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो यहाँ बात कर रहा हूँ, एनर्जी इज रिलीज्ड मेजरली इन द फॉर्म ऑफ हीट, इट इज ए काइंड एक्सोथर्मिक, मतलब कि जो हीट एनर्जी निकलती है, एनर्जी को बाहर निकलना, जैसे मान लो मुझे जब जलाओगे तो मैं जलूंगा तो जो हमारे पास रहेगा वो यहाँ के टेम्परेचर को मैं बढ़ा दूंगा। जब मैं एनर्जी अपनी रिलीज कर रहा हूँ बाहर की तरफ, तो एनर्जी जब जलेगी, मतलब ऐसा बोलो कोई भी सब्सटेंस जब जलेगी तो एनर्जी अपने बाहर तरफ रिलीज करेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एक्सो मतलब होता है एग्जिट, थर्मिक मतलब होता है हीट, हीट के फॉर्म में अपनी एनर्जी को बाहर निकालना एक्सोथर्मिक कहलाता है। और एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब एनर्जी को बाहर निकाल रहा था, अब कोई एनर्जी को अपनी हीट को क्या कर रही है, सराउंडिंग से हीट को ले रही है, एब्जॉर्ब कर रही है हीट के फॉर्म में एनर्जी, उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं। तो आप ये देखोगे जब कोई भी चीज डिकम्पोज होती है, सड़ती है, तो क्या करती है ना, वो एनर्जी बाहर से सराउंडिंग से लेती है, हीट को लेती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट को लेती है, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी चीज डिकम्पोज होती है। तो एंडोथर्मिक, आपको एक्सोथर्मिक क्लियर हो गया, हीट का बाहर निकलना, एंडोथर्मिक हीट को अंदर एब्जॉर्ब कर लेना क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक कहलाता है। तो देखो अब कैरेक्टरिस्टिक में कितने पॉइंट्स पढ़े सर, चेंज इन कलर, कलर में चेंज आता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन होता है प्रेसिपिटेट में जो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, वाटर में घोला जाए तो इनसॉल्युबल होते हैं, सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवॉल्व होता है सर। चेंज इन फिजिकल स्टेट, इनका फिजिकल स्टेट में चेंज होता है, और केमिकल उनके टेम्परेचर में क्या होता है, चेंज होता है। आइए हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का और सारे एग्जांपल्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, किसी भी चीज, कोई भी चीज जलती है तो हीट को क्या करती है, बाहर निकालती है, हीट एनर्जी को बाहर निकालती है, जिसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ बोला बर्निंग ऑफ फिनिश सब्सटेंस, किसी भी चीज को जब बर्न करोगे लाइक नेचुरल गैस, हाइड्रोजन गैस, तो हीट क्या होगी, बाहर निकलेगी, जिससे हमारा क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। रिस्पायरेशन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है, रिस्पायरेशन जो होता है एंडोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक में बता देता हूँ, रिस्पायरेशन जो होता है एक्सोथर्मिक होता है, जहाँ पे हीट रिलीज होती है। डिकम्पोजिशन, किसी भी चीज का सड़ना, वेजिटेबल मैटर डिकम्पोज होती है तो क्या करती है, हीट रिलीज करती है। रस्टिंग, आयरन पे रस्ट लग जाना क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। एंडोथर्मिक के बारे में देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस हमारा क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। थर्मोलाइसिस ऑफ लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को जब क्या करते हैं ना, हीट देके तोड़ा जाता है तो क्या करते हैं, वो चेंज होते हैं अपने दूसरे फॉर्म में, साथ में हीट को क्या करती है, रिलीज करती है। तो यहाँ पे लेड अलग, नाइट्रेट अलग फॉर्म में टूटते हैं, साथ में हीट रिलीज और क्या करती है, हीट एब्जॉर्ब करती है। जब लाइट देके, हीट देके किसी भी चीज को तोड़ोगे तो क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करके अपने आप को ब्रेक डाउन करेंगे, जिससे क्या होता है, हमारा एंडोथर्मिक होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीट को क्या किया जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिक करंट को एब्जॉर्ब करके अपने क्या करती है, टूटती है। फोटोलिसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड क्या करती है, ये सनलाइट के क्या करती है, सनलाइट को यूज करती है, सनलाइट एनर्जी को यूज करती है, और क्या करते हैं, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को क्या करती है, ये फोटोलाइसिस मतलब टूटती है सिल्वर और क्लोराइड में, और सिल्वर और ब्रोमीन के फॉर्म में। तो ये कुछ मेजर एग्जांपल्स हो गए इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। आइए हम बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना बैलेंस हर इक्वेशन जो होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान बैलेंस नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ एटम के चेंजेस होते हैं, एटम का अपने अरेंजमेंट के लिए उनको बैलेंस करना पड़ता है। सबसे पहले मैं बता दूं, बैलेंस करने के लिए 3 स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहले आपको वर्ड के फॉर्म में, वर्ड के इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होगा, फिर स्केलेटल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होगा, तीसरा नंबर होगा बैलेंस करना। क्या होता है, बैलेंस करना। सब बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है, पहले इसका आंसर सुनो। बैलेंस इसलिए जरूरी होता है क्योंकि केमिकल रिएक्शन के दौरान पे हमारे जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं प्रोडक्ट में डिफरेंट हो जाते हैं, या प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाते हैं, जिसके कारण हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लास 9 में पढ़े होंगे, वहां पे आपको बताया गया होगा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। हमारे रिएक्टेंट में जितना मास होगा उतना ही मास हमारे क्या होगा, प्रोडक्ट में होगा। यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, और यहीं पे पहला फॉलो होता है
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंटोनी लेवासिए ने दिया था। तो देखो तीन स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है सर किसी को वर्ड्स के इक्वेशन के फॉर्म में, वर्ड्स के इक्वेशन फॉर्म में जैसे मैं आपको बोलूं मैग्नीशियम रिबर्न इन द बर्न्स ऑफ द ऑक्सीजन एयर टू फॉर्म अ ऑक्साइड दैट इज नोन एज द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको समझ में आया होगा कि मैग्नीशियम जो होता है ऑक्सीजन के फॉर्म में रिएक्ट है, मतलब ऐसा बोलोगे कि रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसी को बोलते हैं क्या, वर्ड्स के फॉर्म में नोट करना है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इज नोन एज द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन साथ ऐड करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जाम में तो ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, बहुत बड़े बड़े रिएक्शंस होते हैं, तो इनको शॉर्ट में इनका सिंबल यूज करके क्या किया जाएगा, रिएक्शन बनाया जाएगा। इनका जो सिंबल यूज करके रिएक्शन बनाया जाता है उसे बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। देखो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या बोल रहा है, दिस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो हमारा रिएक्टेंट होता है ये और जो हमारा प्रोडक्ट होता है ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं केमिकल सिंबल द्वारा। किसके द्वारा, केमिकल सिंबल और फार्मूला के द्वारा रिएक्टेंट किया जाता है, मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट साइड। जब हम इसका क्या करेंगे, याद रखना स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बता रहा है, जब भी हम इसको केमिकल और फार्मूला द्वारा पुट करेंगे तो हमारा जो नंबर ऑफ एटम होगा वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल नहीं होगा। उसी इक्वल बनाने के चक्कर हमको करना क्या पड़ता है, बैलेंस्ड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बैलेंस्ड करना पड़ता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दो, सर मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Mg। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल होता है क्या, MgO। ध्यान सुने, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है सर, यहाँ पे मैग्नीशियम भी कितना है, 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। क्या है, 1। यही बताया कि प्रोडक्ट में क्या हमारे रिएक्टेंट इक्वल नहीं होते, एटम का इक्वल नहीं है। तो इनको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बोला है इन दिस नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड इक्वल टू प्रोडक्ट साइड। जो हमारे रिएक्टेंट साइड के जो एटम होते हैं उनको प्रोडक्ट साइड इक्वल करते हैं। सबसे पहले करना क्या होगा, देखो मैग्नीशियम यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, टोटल एलिमेंट लिखना, यहाँ पे रिएक्टेंट लिखना, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना, ध्यान सुनना। उसके बाद एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे, सर मैग्नीशियम 1 एलिमेंट है, ऑक्सीजन 1 एलिमेंट है। रिएक्टेंट में कितना है, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। प्रोडक्ट मिलता है मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन ये 1 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो शायद क्या हो जाएगा हमारा 2 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो प्रोडक्ट में 2 का मल्टीप्लाई किए, अब क्या हो जाएगा सर, मैग्नीशियम 2 हो गया। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, मैग्नीशियम फिर अनबैलेंस हो गया। तो मैग्नीशियम को 1 है, 2 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो शायद ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे भी 2 2 2। देखो 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन होता क्या, ध्यान सुनना, 3 फेजेस में आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, वर्ड्स के इक्वेशन के फॉर्म में, और हमारा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, तीसरा बैलेंस करना। बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए आगे में एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स के बारे में बात करते हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कैसे पूछते हैं, आइए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के बारे में बात करते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या बोल रहा है, बैलेंस द गिवन केमिकल इक्वेशन, जो नीचे इक्वेशन दिया गया है इसको बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करना है तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या था, स्टेप फर्स्ट था वर्ड इक्वेशन में लिखना। किस इक्वेशन में, वर्ड इक्वेशन में। तो क्या है, मीथेन, याद रखना मीथेन जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। क्या निकल रहा है, वाटर। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेप सेकंड हो जाएगा कि हमारा स्केलेटल के फॉर्म में लिखना, ये हो जाएगा। इनका फार्मूला और सिंबल का फॉर्म लिखना। मीथेन का जो फार्मूला होता है वो होता है क्या, CH4, ऑक्सीजन जो होता है O2, रिएक्शन करता है क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, साथ में क्या निकलेगा, वाटर H2O। इसको अब बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात, पहले एलिमेंट नेम लिखो, यहाँ पे लिखो एलिमेंट नेम, साथ में यहाँ पे लिखना रिएक्टेंट, यहाँ पे लिखना प्रोडक्ट। क्या लिखना, प्रोडक्ट। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ ये अनबैलेंस है। यहाँ पे देखो ABCD का मैं वैल्यू पूछा है, कार्बन 1 है, ये बैलेंस है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, कहीं ना कहीं नंबर ऑफ एटम की कमी हो गई, अनबैलेंस है।
ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा अनबैलेंस्ड है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट नेम, रिएक्टेंट लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे। एलिमेंट में क्या है हमारे साथ, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट में कितना है, कार्बन 1 है, हमारा हाइड्रोजन कितना है 4 है, और ऑक्सीजन कितना है 2 है। प्रोडक्ट में हमारा कार्बन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है हमारा 3 है, और हमारा हाइड्रोजन कितना है 2 है। क्या है 2 है, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है, ये है। अब हमको इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या है, देखो पहले हाइड्रोजन अनबैलेंस है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट में तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो हाइड्रोजन में 2 का मल्टीप्लाई करोगे बैलेंस हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, क्या आ जाएगा 4। अब हाइड्रोजन देखो, अब यहाँ पे चेंज हो गया ऑक्सीजन का, यहाँ पे 2 1 2 2 ऑक्सीजन प्लस 2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 2 2 4 ऑक्सीजन भी हो गया। कितना ऑक्सीजन हो गया 4। अब यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 आएगा। तो ऑक्सीजन पे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कहाँ पे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किए। अब देखो यहाँ पे कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 2 4 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 2 4 ऑक्सीजन, 2 यहाँ पे 4 ऑक्सीजन। ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। क्या हो गया हमारा, बैलेंस हो गया। बस यहाँ पे करना क्या है, एलिमेंट नेम लिखना है, रिएक्टेंट में कितना हमारे एटम है, प्रोडक्ट में कितना एटम है, कितने का मल्टीप्लाई करें, एक सारे के सारे एटम हमारे क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो वैल्यू क्या पूछा था यहाँ पे, ध्यान सुनना, ए बी सी डी का वैल्यू पूछा था। ए की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आया तो 1 लिखोगे। बी के वैल्यू में, बी देखो पहले यहाँ वैल्यू 2 का आया है, सी के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है 1 लिखोगे, डी के वैल्यू में 2 आया है तो इनकी जो वैल्यू हो जाएगी 1 2 1 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 1 2 1 2 हो जाएगी। एनसीईआरटी में बहुत सारे अदर एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप उस एग्जांपल को देखिएगा तो आपको, और खुद से ट्राई करिए, अगर कोशिश करिए आएगा। सिर्फ ये फॉलो करिएगा, एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या करिएगा, फॉलो करिएगा। आज की वीडियो यही तक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन तक। अगर आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, सारी, आई होप आपको जितना पॉइंट्स मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बताया है आपको सारी चीज क्लियर होगी। इसका आगे का वीडियो एपिसोड 2 मिलने वाला है आपको। यहाँ तक अगर आपकी नींव स्ट्रांग हो गई हो, बेसिक चीज स्ट्रांग हो गई हो तो हाँ कमेंट करिएगा स्ट्रांग। बाकी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्या करना, हमारे इस वीडियो को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। बाकी थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल रैंक ऑर्बिट 2.5।